सभी को जय जोहार। आज राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सूरजगांव, इस सूरजगांव जिस गांव का नामकरण है कि सूरज का उदय, तो जिस तरह से आज एक नई किरण, नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ ग्राम पंचायत सूरजगांव के सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, उनकी पंचायत कार्यकारिणी और इस ग्राम पंचायत के सभी वर्ग के वडीलों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने जो एक जोशीला स्वागत किया और दिल से जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मेरी ओर से और समस्त मंचासीन अतिथि की ओर से मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबकी बदौलत आज हम आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए सांसद बनने का अवसर मिला और दिल्ली जाने का अवसर मिला, और साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर और इस क्षेत्र में मुझे विकास करने का अवसर मिला, और उसी विकास के क्रम में ग्राम पंचायत सूरजगांव के वरिष्ठ जन और सरपंच साहब और विद्यालय परिवार की तरफ से मांग आई कि राजकुमार जी, हमें प्रार्थना करते हैं उस दौरान बारिश होती है तो बारिश का सामना करना पड़ता है, गर्मी होती है तो गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो हमें डोम की जरूरत है। और सरपंच साहब आपके ऐसे मीठी वाणी वाले और एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं कि कहीं पर भी कुछ लेने के लिए जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। और इसी क्रम में आप सबकी मंशा अनुरूप ये डोम की मैंने स्वीकृति दी और उन्होंने शानदार इस डोम का निर्माण कराया, और इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आज हमारे मंचासीन अतिथि बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके सागवाड़ा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भी रहे, और मात्र 5000 वोटों से कहे कि थोड़ी चूक की वजह से रहे। हमारे बीच में ये डूंगरपुर जिले के जिला अध्यक्ष भाई अमिताभ जी, दिनेश जी पारगी, सागवाड़ा और गलियापुर दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुनील जी, मुकेश जी, समस्त मंडल और ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य, ग्राम पंचायत सूरजगांव के सरपंच साहब, पूरी पंचायत कार्यकारिणी, इस पांडाल में विराजमान हमारे भक्तगण जिन्होंने गोविंद गुरु महाराज संत सुरबाल महाराज की जो भक्ति मार्ग है, इन भक्ति मार्ग पे चलते हुए भजन के माध्यम से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं हमारे भक्तगण को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पांडाल में विराजमान आदिवासी समुदाय की हमारी माता बहनें, इस पांडाल में जैन समाज, ब्राह्मण समाज, पाटीदार समाज, पंचाल समाज, सभी वर्ग के बुनकर समाज, सारे समुदाय के वरिष्ठ जन, माताएं बहनें, आप सभी ने दिल से स्वागत किया है, क्योंकि आपके चेहरे से हमें लग रहा था, आपके जो भाव थे उससे लग रहा था। और इसी बीच में हमारे पुलिस प्रशासन के साथी, मीडिया के साथी, आज हमें आने का अवसर मिला और आपसे रूबरू होने का अवसर मिला। मेरे से पहले स्थानीय साथियों ने, इस विद्यालय परिवार के संस्था प्रधान ने और हमारे पार्टी पदाधिकारी ने अपनी बात रखी। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य को लेके, इस गांव के विकास को लेके, इस क्षेत्र में हमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्या है, उसका समाधान कैसा करना है, उसको लेके बात रखी। ये बात हर कार्यक्रम में, हर मंच पे होती है। कोने भी नेता में हर नेता हमने बात था और हर कोई नेता प्रयास करता है। हम सबका मकसद एक है कि हम इस इलाके का विकास कैसे करें। हमारे यहाँ इलाका में नानी मोटी सी
सोलह हरती बनी, आमार सोलह बनी गई ने नौकरी हरते लागी, धंधो पानी हरते करें, इस सबकी आशा, हमारा सबकी समस्या भी यही है और इसका समाधान के लिए ही सबकी एक उम्मीद है। साथियों, ये राजस्थान राज्य के अंदर हमारा डूंगरपुर जिला, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है, अलग अलग इलाका। जब मैं जयपुर था, विधायक था, तो हम जयपुर जाते थे तो वहां परिचय निकलता था कौन से इलाके के विधायक है, कौन से इलाके के, तो डूंगरपुर का डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों नाम साथ में आते और इमेज क्या बनती सामने वाले के चेहरे से, और ठीक है डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब बिल्कुल पिछड़ा इलाका। मैंने सीकर से बीएड किया था 2014-15 में, तो सीकर में हम हमारे डूंगरपुर जिले का नाम धीरे धीरे काम कर दिया था। रिजल्ट क्या था, हम डूंगरपुर यू कहते थे और डूंगरगढ़ यू कहते थे। शिक्षा की दृष्टि से सीकर और झुंझुनू दोनों डेवलप जिला है, लेकिन वहां की जनता को राजस्थान का ये हमारा डूंगरपुर जिले के बारे में जानकारी ना के बराबर। हमारी पहचान जयपुर स्तर पे उस इलाके में क्या थी, ये तो पिछड़ा इलाका, आर्थिक रूप से पिछड़ा, शारीरिक रूप से पिछड़ा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के रूप में पिछड़ा। हमारे कुछ बच्चे को लग रहा है कि नेता बांटने पासनाले आज तक मजा आवी क्यों मास्टर बांटने बेटा कमरा में अपने मजा ले लेंगे, कमरा हट जाए कहीं नहीं कहीं। तुम्हार अनुरोध के मासा जवाब बंद कमर कर अंदर जाकर फूटे ही मस्ती करेंगी, क्योंकि आने लगी कि आज अपने अंदर समापन करें थी गए गुरु नाने उधर लास्ट में तो रूम के अंदर कबड्डी खेल रहे, शायद थोड़ा शांत करवाया को। तो हमारा जो इलाका आज हम दिल्ली है, तो हम कहते हैं राजस्थान के कहां से, राजस्थान राज्य से। तो परिचय क्या है, राजस्थान मतलब रेगिस्तान मतलब रेतीलो इलाकों में, इस इलाके से आते हैं। और इस इलाके का जब भी हम नाम लेते हैं कहीं बाहर जाके, तो अलग से ही एक दृष्टिकोण बनता है लोगों के अंदर, अलग ही धारणा है। और मैंने और हमारे साथियों ने प्रयास किया कि इस धारणा को बदलना है। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन दिमाग से, हौसले से, बुलंदियों से पिछड़े नहीं हैं। हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं, हम मेहनत के मामले में पिछड़े नहीं हैं। ये पिछड़ेपन का रीजन क्या रहा, हम राजधानियों से दूर रहे। आज आदिवासी समुदाय के अंदर बात आती है पूरे देश लेवल पे, तो ये दिमाग में रहता है और सच्चाई है कि मीणा समाज ने सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ लिया, सच्चाई है ये। रीजन क्या है, वो देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक रहे, राज्य की राजधानी जयपुर से नजदीक रहे। हमारे कई भाइयों ही हमारे चिखली सालदार जोवादर कई अपने आत्मा जी तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय नहीं दिखते हुए, राज्य की राजधानी तो दूर की बात है। जो राज्य और देश की राजधानी के नजदीक होने की वजह से उनको सुविधा मिली, कोई भी सरकारी भर्ती हुई तुरंत अपडेट हुए। अपने तो 5 साल पहले और 10 साल पहले ये स्थिति थी, किसी की नौकरी लगती थी कॉल लेटर आपको किया तो डाक में, और डाक में आपको थे कई फरा वो था, तो क्योंकि मां गैर भी एक पीढ़ी थी कि नौकरी लगती, सिलेक्शन होता तो डाक में थ्रू लेटर आपको, और डाकियों को तो थोड़ा गाड़ा बाद लेट आता तो डेट जाती थी। 10 साल पहले हमारे इलाके में ये स्थिति, आज तो जो ऑनलाइन मेल ये सारी चीजें सुविधा हुई, वो इलाका दिल्ली जयपुर के नजदीक रहा और इस वजह से लोगों को लाभ मिला। और इसीलिए वो लोग आज आईएएस से, आरएस से, और जयपुर और दिल्ली के पास में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जैन समाज का होगा, ओबीसी का होगा, किसी भी वर्ग का व्यक्ति उनको लाभ मिला।
और वहां हर दूसरे घर पे IAS RS बने, और हमारे यहाँ पिछले 5-10 साल से थोड़ा बहुत। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि नया राज्य का निर्माण करना चाहिए। नया बिल राज्य बिल प्रदेश के नाम से आने वाले समय में कई लोग फिर तर्क वितर्क करते हैं कि बाकी समुदाय का क्या होगा। ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर सभी समुदाय के हमारे भाई बड़े बुजुर्ग हैं। अगर ये आजादी के वक्त ये इलाका अलग राज्य के रूप में निर्माण हुआ होता तो आज हमारी जो स्थिति है, माही डैम बना के गुजरात में पानी ले लिया, ये स्थिति आज नहीं हुई। स्थानीय हमारे शायद भट्ट साहब ने किसी ने कहा था कि माही और कन्नड़ा का पानी बांसवाड़ा में पानी है लेकिन डूंगरपुर में पानी नहीं। मैं विधायक बना, मैंने प्रयास किया, सरकार ने जवाब क्या दिया। 1966 में गुजरात ने बजट दिया, राजस्थान ने जमीन दी और माही और कन्नड़ा बड़ा कब बना 1960 में। समझौते में लिख दिया है कि माही और कन्नड़ा का 90% पानी कौन उपयोग करेगा? गुजरात। लोग हमारे विस्थापित हुए। आज भी सागवाड़ा इलाके, गलियाकोट इलाके में आज भी विस्थापित लोगों विस्थापित जगह नहीं मिलती। 10,000 परिवार 1966 में विस्थापित हुए। 10,000 परिवार। एक परिवार में उस समय तो 10 से 15 लोग मानो, और वो 10,000 परिवार के आज कितना परिवार हुआ होगा? 3 दूसरी पीढ़ी आएगी, मतलब 20 से 25,000 परिवार और 2 से 3 लाख के आसपास की पॉपुलेशन मानो। लोग हमारे विस्थापित हुए, जमीन हमारी गई, पानी हमारी छोटी छोटी नदियों से जाता है और उपयोग कौन करेगा? गुजरात। ये समझौता करते हैं, सेक्टर के साथ अन्याय हुआ कि नहीं? अभी प्रयास कर रहे हैं कि जालोर पानी सूर्य ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी इंसान ही रहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए पानी। लेकिन पहली प्रांत इलाके ये लड़ाई सभी संगठन वालों को मैंने कहा है कि हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए, क्योंकि पानी मिलेगा तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाप पार्टी वाला पिएगा या भाजपा वाला पिएगा, कांग्रेस वाला पिएगा, ये थोड़ी सबको मिलेगा। और मैं कहता हूं, पिछली बार मैं विधायक था, गहलोत जी से मिलकर 886 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, कन्नड़ा से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना। और इसी का इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि सागवाड़ा विधायक जी ने उसी साथ प्रयास किया और लग रहा था हम पीछे रह गए। मेरे वक्त गलियाकोट वाला ब्लॉक पूरा, चिखली, सिमरवाड़ा और जोत्री 353 गांव हैं। 353 गांवों में पेयजल परियोजना 886 करोड़ की सैंक्शन हुई थी। टेंडर भी हो गया है और अभी सर्वे हो रहा है और पेयजल की अपन जीत गए हैं। और अब दूसरी लड़ाई है पीवानी पानी की लड़ाई, तो जीती गया। आने वाले 2-3-2.5 साल के अंदर हमारे इलाके में पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा, पीवाने पानी। अब दूसरी लड़ाई है सिंचाई नहीं, पानी नहीं। अगर हमारे पानी मिलेगा तो हमारे पैसे गुजरात जाए जाए, बम्बई जाए जाए, कुवैत जाए जाए कि अगलो बाहर मजदूरी करवा नहीं जाओ पड़े। और ये लड़ाई मैं कहता हूं कि जन आंदोलन के रूप में हो, सभी पार्टियों के लोग मिलकर लड़े और ये लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के हमें हमारा इलाके में माही और कन्नड़ा का सारा पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए। लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी। आज इसी क्रम में इस इलाके के अंदर हमने देखा है एजुकेशन के मामले में 3rd ग्रेड के टीचर नॉन टीएसपी इलाके के बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ, और वो टीचर भी चाहते बेचारे कि हम हमारे गृह जिले में चले जाए। और इस क्षेत्र के युवा भी, बेरोजगार भी चाहते हैं कि 3rd ग्रेड बनने के काबिल तो हम भी बन गए हैं, ताकि वो जाए, सीटें खाली हो तो हम भी नौकरी लगे। तो सरकार हो के कि टीएसपी से नॉन टीएसपी में ट्रांसफर 3rd ग्रेड का नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि वहां की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और 1st ग्रेड और प्रिंसिपल ने हमारे यहाँ हालत खराब है, और प्रिंसिपल ने 1st ग्रेड वाला आगे महीना 2 महीना ट्रांसफर कराने नहीं थी, और वहां हालत नहीं बिगड़ती। ये लड़ाई सभी समुदाय, सभी पार्टी वालों को मिलकर लड़नी चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर जब राज्य सरकार 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और प्रिंसिपल की जब भी
नियुक्ति होती है तो पहली प्रायोरिटी ये इलाका हो और 10 साल के लिए बेड लगे, उनके ट्रांसफर होके नहीं जाए। थर्ड ग्रेड के हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो गए। हमें फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल ने व्याख्या था तुझे आज स्कूलों में। ये लड़ाई आज अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, हम शिक्षा की ओर जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज नौकरी लगना। पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? नौकरी लगना। और नौकरी क्यों लगना है? पैसा कमाना पड़ेगा, यही है। हर बेरोजगार या हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लगे, और नौकरी इसलिए लगना है कि अच्छा पैसा कमाए, ताकि बड़ी गाड़ी आए, एसी आए, फ्रिज आए, कूलर आए, सब बच्चा पढ़ना होगा बने। अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ ये है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा, थोड़ा समझदार, ज्ञानी और सभ्य इंसान बने, ये पहला उद्देश्य होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, शिक्षित की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आज अपने लाड़ी जुआ हो गई, टकी बनी ली है, पूछो फिर नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे, हम पूछो। और एक बात यह है, 5 साल बाद टकी बनी ली है, नहीं पूछेंगे संस्कारी है कि नहीं है, पूछेंगे शारीरिक रूप से मजबूत है कि नहीं है, सोचेंगे माडवान के शक्कर खाई नीचे नहीं पड़ी जाए, फिर जोएंगे। हम शिक्षा की ओर भागे जरूर, लेकिन संस्कार भूल गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी लग गए शिक्षित होके, लेकिन संस्कारी नहीं है। और मेरी नजर में जो संस्कारी नहीं है, किताबी पाठ्यक्रम पढ़ के भले नौकरी लग गया है, उस हिसाब से उसको हम शिक्षित नहीं मान सकते। जिसके अंदर संस्कार नहीं, वो शिक्षित नहीं हो सकता है। और शिक्षा किताबों से ही नहीं मिलती है, परिवार से भी मिलती है, माँ बाप से भी मिलती है, समाज से भी मिलती है। पहली शिक्षा से ये कि परिवार से कि हमारा कालो और बढ़िया बड़ी नौकरी लागी क्यों, इन्हें खबर उसने है कि हमारे घर में कोई मरी जाता है, आगड़ा में बेवपड़े, खबर उसने है कि शिक्षित थोड़ा अनपढ़ है। वो शिक्षित है, शिक्षित काम का नहीं है हमारा। पढ़ लिख के नौकरी लग गया, लेकिन समाज के संस्कार नहीं है उसको। काका बाबा, मामा बुआ, उनकी बहन बेटियां, उनके हमारे रिश्ते में क्या लगती है, अगर वो नहीं पता है तो भले वो पढ़ लिख के नौकरी अधिकारी बन गया है, लेकिन मेरी नजर में, हमारे सबकी नजर में वो शिक्षित नहीं हो सकता। एक चीज मैं सोचूंगा, काको आप जैसा बालपन साहब भाषा अलाव बोले थोड़ा विचार करता था, हम वो थोड़ा कमजोर देगा जो हिंदी ठोकता था, हमारा होगा दिमाग में આપણે બીજી ભાષા કે વાળી બોલત આપણે કમજોર બનાવી દીધી। और जिम्मेदार बनी गया हूं कि बतुए आपने भाई कहीं ऑफिस में जाए, थाना में जाए, तहसील में जाए, तो दूसरी भाषा में बोले हूं कि आते अनपढ़ है, गवार है। मार इनके बोल के अपने डीसी को या पेलान हमस में नहीं आपसे चलो अपने मुंह के गवार इनके, तो अपने डीसी को या पेलान हमस में नहीं आपसे, तो अपनी नजर में ये गवार है कि नहीं? भाई पिलान इंग्लिश आवे, अच्छी हिंदी आवे। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि भाई आपकी बोली लोकल भाषा है, मुझे समझ में नहीं आई, तो कोई ट्रांसलेटर विभाग का कर्मचारी बुला के समझ रहे, वो बात अलग है। लेकिन क्या मेंटेलिटी क्या है कि हिंदी अच्छी नहीं बोल रहा है, इंग्लिश नहीं बोल रहा है, और देसी भाषा बोले तो आता अनपढ़ गवार है। ये अपन अनपढ़ गवार है कि क्यों है कि इन्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आती, એટલે કે क्यों? और यो बोला ये अपने समझ में नहीं आती, तो अपनी नजर में अपने पर नहीं भी अनपढ़ गवार है, तो गवार ही नहीं। अगले कार्य भी अपन जी आवे बेस्ट है, सीखવાનો प्रयास जरूर करવો है। इन्होंने राजकुमार जी कहते हो कि अपने जगह तो बिल्कुल हिंदी ने इंग्लिश नहीं करना हो।
सीखना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, लेकिन हमारी जो बोली भाषा है, हमारी संस्कृति है, वो सबसे बड़ा धरोहर है, जो हमारा आभूषण है, वो सोना चांदी से भी महत्वपूर्ण है, जो हमारा जड़ है, और वही हमारा जड़ है, वही हमारी पहचान है। वो पहचान नहीं रहेगी तो हमारा आइडेंटिटी और आने वाली पीढ़ी को आत्मविश्वास नहीं जगेगा। એટલે કાર્ય દિમાગ में नहीं રાખવું કે આપણે બોલવાનું મોરે વાળાને સમજ में नहीं આવજો, મને हिंदी नहीं आवड़ती है, जीवी आवड़े આપણે डिसीज में अगर हिंदी नहीं आवड़े, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बारबर साहब आए थे कि कोशिश करता था, तो हमेशा ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम कमजोर हैं, हम हैं, और कॉन्फिडेंस भी नहीं आपको मासूम। तो हमारे बच्चों को संस्कारी बनाना जरूरी है, शिक्षित के साथ संस्कारी बनाना जरूरी है। शिक्षित बन के बाजार में रहकर हम केमिकल वाला दूध, केमिकल वाली सब्जी, केमिकल वाला खान पान, तो हमारे आने वाली पीढ़ी वापस गांवों में आएगी और वही खेत कबाड़ेगी वापस, उसी खेत में खेती करना सीखना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खेत में काम नहीं करा वो, काम करा वो भाई, तो हरते वाले सार हरते काफी, ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक शिक्षा है। सिर्फ सोपड़ा नहीं शिक्षा नहीं, घेरनु काम काज आवड़े, बोलता आवड़े, व्यवहार रखता आवड़े, ये भी शिक्षा है। तो पहली शिक्षा सामाजिक पारिवारिक शिक्षा है, उसको हमें बच्चों को देना है। और पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा के बिना अगर किताबी शिक्षा ही ग्रहण कर लिया तो ये दिक्कत करता है बाद में, न घर का न घाट का रहता है, वो हमेशा विवादित रहता है, हमेशा बीच में रोड़ा अटकाने का काम करता है सभी समाज में, परिवार में। इसलिए हमें जिसका ध्यान रखना है, सोलन खाई पेन काटा रखना, सोलन खाई पेन काटा रखना। हमारे शायद जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं इस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। मैं विधायक था उस समय, हमारे पांडली में गुजरेश्वर मंदिर है, तो मैं उसी रास्ते से निकलता हूं, तो हमने देखा, क्योंकि इस बात को लेकर विवाद होता है, राजकुमार में बात वाला विरोधी मामला साले के साले। अब बेचारे हमारे कई लोगों को पूरी बात आती नहीं, अधूरी बात आती है, अधूरी बात जान मतलब सुनने में आती है तो विरोध में कहेंगे, अब पूरी जानकारी होगी तो कहेंगे वास्तविकता रीजन क्या। मैंने हमारे वहां पर जो पंडित जी हैं उन सबको बुलाया, ब्राह्मण समाज के, कहा कि मंदिर के आगे एक बोर्ड लगाना है कि नाबालिग बच्ची ने अगर, नाबालिग बच्ची 15-16 साल से पहले बच्चियों ने अगर व्रत करना शुरू कर दिया तो भगवान तुमको आशीर्वाद नहीं देगा। ये मैंने उनको गाइड किया, क्योंकि भूखे पेट, आप महाराज हो कहीं भूखे पेट बजाने नहीं टाइम कहीं सोलह में ही काढ़ोगे, एकांत करो। मैं रात को भजन मंडली पाटेकर में जाता, क्या कहते हैं ये भूखे पेट भजन भी नहीं हो गए। और छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल की बच्चियां मनसा व्रत कराते हम, और भगवान भी इतना दयालु है कि 10-11 साल में मन की इच्छा पूरी कर देता है, और मन की इच्छा पूरी कर देता है। जैसे कादिर जाना पुरुष वाला है तो कादिर कुंडी, 6-7 साल की बच्ची को हम भूखे पेट रख रहे हैं, मनसा व्रत करवा रहे हैं। मैं मनसा व्रत के विरोध में नहीं, करना चाहिए, आस्था अच्छी चीज, जो कर रहा है जो मान रहा है, लेकिन 6-7 साल की बच्चे को हमने मनसा व्रत करवा दिया, और भगवान भी इतना दयालु है कि 11-12 साल हफ्ते दया आशीर्वाद आलिस दिए, और आशीर्वाद आने के बचा कादिर जाना पुरुष वाला सब कादिरस्थ हैं। अब आपने तो मनसा व्रत किया, आपने आशीर्वाद मांगा, तो आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने हमारे ब्राह्मण समाज के थे उनको कहा कि मंदिर के आगे बोर्ड लगाना है, दर्शन करना है आके, लेकिन भूखे पेट नहीं रहना है। आस्था अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। हमें आस्था का सम्मान करना है, लेकिन अंधविश्वास का हम सबको विरोध करना जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास खत्म कर देगा इस समाज को, इस क्षेत्र को, हम सबको खत्म कर देगा। और अंधविश्वासी व्यक्ति हमेशा गलत दिशा में जाता है, आस्था वाला व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जाता है। अंधविश्वासी व्यक्ति हमेशा क्रोधित लालची होता है, आस्था वाला व्यक्ति दयालु प्रेम भावना वाला होता है। तो हमें तय करना है कि हमको आस्थावादी बनना है या अंधविश्वासी बनना है, इस चीज को भी समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ 3-4 बातें मेरी ओर से कहना चाहूंगा। आप सबको उचित लगे तो अपने जीवन में
इसको उतारना है। छोटे बच्चों को मैं कहता हूं 18 साल बाद हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के साथी भी उनको पता है मनसा व्रत का पूरा अर्थ क्या होता है। मनसा व्रत जो पाठ पढ़ा तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो 18 साल बाद कराओ व्रत। छोटे बच्चे आज पौधा है, अगर पौधा लगाया 5 साल तक तो मैं पानी से नहीं आलो तारे एकांड कराओ मोटो थाय रोको पसे का डाकनी लगी गेम करी करे मोटी थाय पसे लाना पड़े दोरा होरा कराओ जमे नहीं जमे कि लानो तो तारे पानी को प्रोड्यूस नहीं आते। अभी देखे मां साहब आया, मैंने पूछा वो बच्चियां खड़ी थी वो पकड़ के कब जाने अभी थोड़ी देर पहले छाया में ही खड़ी देखी थी। कहा मां साहब ने क्यों कहा मां साहब को डर है कि चक्कर खा के गिर नहीं जाए, डर है चक्कर खा के गिर नहीं जाए। कई बार कार्यक्रम में गया बच्चे खड़े रहे या फिर बैठे हैं, आधे बच्चे मतलब आधे मिनट पर 15-20% बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो हमें बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, आस्थावादी जरूर रहना है लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को नशे पत्ते से दूर रखें, बेमल गुटखा तंबाकू से सिटी रखवाई और ये राजदूत पसे 50 साल पूरे नहीं करवाने। नशे पत्ते से दूर रखना है, बच्चों को पढ़ाना है, पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ पारिवारिक शिक्षा भी हमको देनी है। और इस क्षेत्र में अपने जो बात है, अपने जो हक अधिकार है उस सबको लिए संवैधानिक रूप से और व्यावहारिक रूप से हमें सबको मिलकर लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ सरपंच साहब कड़ी करना विचार करें, सांसद साहब एक की बात करे पर हमारे अरे डॉग चाल भी पढ़ के अगला थे सम्मानों नहीं आएगा तो फिर के काम आवा उनके। तो आपके सरपंच साहब हो सकता है यहाँ व्यक्तिगत कुछ मतभेद या वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक है, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो जाएगा चलेगा, हम सबको मिलकर, कोई किसी भी पार्टी का हो लेकिन हमारे विचार मजबूत है तो हम सबको मिलकर लड़ना, एकजुट होकर एक मुद्दे की बात आती है, हमारे क्षेत्र की बात आती है, हम सबको एकजुट होना है। और सरपंच साहब इस कड़ी में इस क्षेत्र के ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरी आशा उम्मीद है शायद हो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहोगे। और ये कह रहे खेल मैदान की जरूरत है आज सबको, तो मैं अभी तरह रहा है, मैंने घोषणा कहीं नहीं की है, आप राजवीरी जाए फिर होने वाला मैं प्रयास करूंगा या तो मेरे कोटे से या कहीं पर भी आपको इस काम को कराने का प्रयास मेरा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। पुनः आप सबने दिल से स्वागत किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कुछ साथी ज्ञापन देने आ रहे थे, मैंने कहा था बाद में दे देंगे, सारे साथी अपने ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको कलेक्ट करके दे दो, मैं अवश्य सबके ज्ञापन ले जाऊंगा और उनकी जो सुनवाई है वो भी करेंगे। मेरी माता बहने, बड़े बुजुर्ग साथी, मेट कोटवाल, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा साथी, बच्चे, आप सभी को तहे दिल से पुनः धन्यवाद। हम सबको अपने जीवन में सुधार लाना है, अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करना है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माण में हम सबको मिलकर योगदान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय भीम प्रदेश, जय संविधान, जय भीम।